जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने बीएनएस के 2 पार्ट ख़त्म कर दिए हैं, आज ये तीसरा पार्ट है और धारा 153 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज धारा 156 से स्टार्ट करते हैं। बीच की 2 धाराएं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, 156 से स्टार्ट करेंगे और आज देखते हैं कितनी धाराएं हो सकती हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए, फिर आगे जो है बीएनएसएस चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं बीएनएस की तीसरी क्लास पे। तो धारा 53 ख़त्म हो गया था। अब जो है धारा 156 देखते हैं। धारा 156 क्या कहता है? लोक सेवक द्वारा राज्य या युद्ध बंदी को स्वेच्छा से भागने देना। ठीक है, राज्य या युद्ध बंदी को स्वेच्छा से भागने देना। यदि कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य की कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें वह कैदी परिरुद्ध है स्वेच्छा से भागने के लिए भागने देना, तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसमें 156 में बताया गया है लोक सेवक द्वारा राज्य या युद्ध बंदी को स्वेच्छा से भागने देना। ठीक है, स्वेच्छा से भागने देना यह बताया गया है लोक सेवक के बारे में धारा 156 के। धारा 157 क्या कहती है? लोक सेवक द्वारा लापरवाही से किसी कैदी को भागने दिया जाना। ठीक है, मतलब उसमें तो जानबूझकर था, इसमें लापरवाही से किसी कैदी को भागने दिया जाना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य की कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए उपेक्षा पूर्वक ऐसे कैदी को किसी कारावास स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है भागने देता है, तो वह साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है और दंडित किया जाएगा, मतलब से दंडित किया जाएगा, 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह धारा बताया गया है 157 में। धारा 159 क्या कहती है? विद्रोह के लिए भड़काने या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने या का प्रयत्न करने पर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो किस में बताया गया है? धारा 159 में बताया गया है कि विद्रोह के लिए भड़काने या किसी कैदी, ठीक है, भड़काने या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न, यह बताया गया है धारा 159 में। अगला है धारा 160, विद्रोह के दुष्प्रेरण या भड़काने से विद्रोह का होना। ठीक है, विद्रोह के दुष्प्रेरण या भड़काने से कोई विद्रोह हो जाता है, तो ये धारा 160 में बताया गया है। धारा 163 क्या कहती है? सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को परित्याग या दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को अभित्याग के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। यह किसमें बताया गया है? धारा 163 में। अगला है धारा 164, भगौड़े को शरण देना। कोई भगौड़ा है उसको शरण देना, यह धारा 164 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक से अभित्यजित अधिकारी को संश्रय देगा, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से होगा क्या हो जाएगा? दंडित किया जाएगा। अगर किसी भगौड़े को क्या करेंगे? शरण देंगे। ठीक है, अपवाद क्या है? यह प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होगा जिसमें शरण अभित्यागी के पति या पत्नी द्वारा दी गई हो। ठीक है, अगर पति या पत्नी में से दी गई हो तो यह प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है? धारा 168। धारा 168 में बताया गया है सैनिक, नौसैनिक हो या वायु सैनिक द्वारा प्रयुक्त पोशाक पहनना या टोकन लेकर चलने पर 3 माह तक के कारावास के या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह किस में बताया गया? धारा 168 में। धारा 169 क्या कहती है? उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी परिभाषित हैं। ठीक है, धारा 159 कहता है उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी परिभाषित हैं। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया हो।
यह बताया गया है धारा 159 में बताया गया है। और निर्वाचन अधिकारी से किसी व्यक्ति का चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना या न होने, उम्मीदवार होने या हटने या मतदान करने या मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है। तो यह बताया गया है धारा 169 में। उम्मीदवार जो है निर्वाचन अधिकारी परिभाषित करेगा। अगला क्या है धारा 170 रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी किसमें बताया गया है धारा 170 में। धारा 171 कहती है चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालना। यदि कोई किसी निर्वाचन अधिकारी के स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है। तो यह धारा 171 में बताया गया है चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालना। धारा 172 क्या कहती है? धारा 172 कहता है चुनाव में प्रतिरूपण। यदि कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, ठीक है, या किसी काल्पनिक नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, या जो ऐसे निर्वाचन में एक बार मतदान कर चुका है और उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तरीके से मतदान के लिए दुष्प्रेरित करता है और उसे उपार्जित करता है या उपार्जित करने का प्रयत्न करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। तो यह बताया गया है इस धारा में। धारा 173 क्या है? रिश्वतखोरी के लिए दंड। धारा 173 बताया गया है रिश्वतखोरी के लिए दंड। धारा 174 क्या कहती है? चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड। चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड बताया गया है धारा 174 में। यदि कोई भी चुनाव में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण या अपराध करेगा तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया है धारा 174 में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 175 कहती है कि चुनाव के संबंध में झूठा बयान। धारा 175 में कहा गया है कि चुनाव के संबंध में झूठा बयान देना धारा 175 के तहत दंडनीय है। धारा 176 क्या कहती है? चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान। चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान जो है यह बताया गया धारा 176 में। धारा 178 कहती है सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का जालसाजी करने पर दंड। यह बताया गया धारा 178 में बताया गया है सिक्के हों, सरकारी स्टाम्प हो, करेंसी नोट हो या बैंक नोट का जालसाजी करने पर दंड मिलेगा। यह धारा 178 में बताया गया है। धारा 179 कहती है कूट रचित या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करने पर आजीवन कारावास से या दोनों से किसी से भी भांति से कारावास से और जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यह धारा किसमें बताया गया? धारा 179 में 179 में कूट रचित या नकली सिक्के या सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट का बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करके। अगला बताया गया धारा 180। धारा 180 क्या कहती है? यदि कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। धारा 180 बताती है। धारा 181 क्या कहती है? सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या अपने पास रखना। यह किसमें बताया गया? धारा 181 में। कोई सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री बनाना, यह बताया गया है धारा 181 में। धारा 182 में बताया गया है करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज बनाना या उपयोग करना, यह बताया गया धारा 182 में। मतलब कोई करेंसी नोट हो या बैंक नोट हो, उसके जैसे दस्तावेज बनाना या उपयोग करना, यह दंड है धारा 182 के तहत। धारा 183 क्या कहती है? सरकार को हानि पहुंचाने के आशय से सरकारी स्टाम्प लगे पदार्थ से लेखन को मिटाना,
या दस्तावेज में से उसके लिए प्रयुक्त स्टाम्प को हटाने पर 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 183 में। धारा 186 कहती है काल्पनिक स्टाम्पों का प्रतिषेध। काल्पनिक स्टाम्पों का प्रतिषेध धारा 186 में बताया गया है। धारा 188 क्या कहती है, टकसाल से सिक्का बनाने के उपकरण को अवैध रूप से लेने पर 7 वर्ष तक के कारावास और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यह बताया गया धारा 188 में। टकसाल से सिक्का बनाने के उपकरण को अवैध रूप से लेने पर 7 वर्ष तक का कारावास और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 189 कहता है विधि विरुद्ध जमाव और गैर कानूनी जमावड़ा। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा गैर कानूनी जमावड़ा माना जाएगा यदि उस जमावड़े में शामिल व्यक्ति का सामान्य उद्देश्य है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल या आपराधिक बल से के प्रदर्शन से भयभीत करना, ठीक है, ये सब बताया गया है। या फिर किसी कानून या किसी कानूनी आदेश के क्रियान्वयन का विरोध करना, कोई शरारत या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति को लेना या उस पर कब्जा प्राप्त करना या किसी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार या पानी के उपयोग या अन्य अमूर्त अधिकार के उपभोग से वंचित करना जिसका वह कब्जा या उपभोग करता है या किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करना। आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तो ये बताया गया है धारा 189 में, ठीक है। और जो है इसमें विधि विरुद्ध जमाव और गैर कानूनी जमावड़ा है और इसमें 5 व्यक्ति होंगे तभी यह माना जाएगा। अगला है धारा 190। विधि विरुद्ध जनसमूह का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी होगा, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक जो सदस्य होगा, जैसे 5 सदस्य होंगे तो प्रत्येक सदस्य इसका दोषी होगा। यह धारा बताया गया है किसमें, धारा 190 में। देखिए, यदि विधि विरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य द्वारा उस जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कोई अपराध किया जाता है, जैसे ये सब अपराध कर रहे हैं, किया जाता है, या ऐसे अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस जनसमूह के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य की पूर्ति में ऐसा अपराध किया जाना संभावित है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय उसी जनसमूह का सदस्य है, उस अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 191 बताता है क्या, बलवा। धारा 191 बताता है बलवा, ठीक है, बलवा। धारा 191 क्या, एक जो है किसी जब कभी किसी विधि विरुद्ध जनसमूह द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 191 में कहा गया है। धारा 191(2) में कहा गया है जो कोई दंगा करने का दोषी होगा उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 191 का 2 कहता है। धारा 193(3) इसमें क्या कहा गया है, जो कोई घातक हथियार से या किसी ऐसी चीज़ से जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जाता है मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, दंगा करने का दोषी होगा और उससे 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई हथियार हैं, घातक हथियार हैं, उससे जो है क्या किया जाएगा, कोई अपराध के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो जो होगा और मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, ठीक है। तो इसके लिए धारा 191(3) में दंड बताया गया है, 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 194 दंगा बताया गया है धारा 194 में।
नोट पहले या जो है आईपीसी की धारा 159 में दंगे का उल्लेख किया गया था तथा धारा 160 में इस कृत्य के लिए दंड का प्रावधान था। अब जो है दंगा बताया गया धारा 194 में बीएनएस के, ठीक है, बीएनएस धारा 194। धारा 194(1) में क्या कहा गया है, जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने हंगामा या कलह किया है। अब धारा 194 का 2 में कहा गया है, जो कोई हंगामा करेगा उसे 1 माह का कारावास या जुर्माने जो 1000 रुपये तक का बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 194(2) में बताया गया है, कोई हंगामा करेगा, ठीक है, दंगा करेगा, हंगामा करेगा तो उसे 1 माह का कारावास या जुर्माना होगा और जो 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 194 का 2 में कहा गया है। धारा 195 जैसे बताया गया है, दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना। कोई लोक सेवक गया है, पुलिस अधिकारी गया है और दंगा कर रहा है, आपको रोक रहा है, उस समय जो है क्या करेंगे, आप लोक सेवक पर हमला करेंगे तो कोई बाधा डालेंगे तो अब इसमें दंड होगा धारा 195 में। धारा 195(1) क्या कहता है, इसमें कहता है यदि कोई व्यक्ति दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह किसमें बताया गया है, धारा 195 के 1 में। धारा 195(2) यदि कोई व्यक्ति दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक को धमकी देता है या लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं, दबाव डालते हैं कि आप ऐसा मत करिए, हमको जो करना है करने दीजिए, और दबाव डालते हैं या कोई और प्रयास करते हैं तो उसके लिए उस पर जो है 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 195 का 2 कहता है। धारा 197 का D। धारा 197D कहता है यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने की वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता है या प्रकाशित करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यह बताया गया धारा 197 का D में। धारा 198 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करने पर उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 198 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करने पर उसको जो है उसे क्या करा जाएगा, उसे करा जाएगा साधारण कारावास से दंडित, ठीक है, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 194 के तहत बताया गया है, धारा 198 के तहत, सॉरी। अगला देखते हैं, अगली धारा देखते हैं, धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने पर दंड। पीड़ित का उपचार न करने पर दंड किसमें बताया गया है, धारा 200 में। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 200 में कि पीड़ित का उपचार न करने पर दंड। अगला है धारा 202। धारा 202 जो क्या कहती है, धारा 202 है लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में संलग्न होना। धारा 202 क्या बताती है, लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में संलग्न होना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक के नाते व्यापार न करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए व्यापार करेगा तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 202 में। मतलब लोक सेवक कोई है और अवैध रूप से व्यापार में संलग्न है तो उसके लिए जो है ये धारा बनाई गई है 202, ठीक, और 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 203 क्या है,
लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति खरीदना या बोली लगाना। यदि लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति खरीदने या बोली लगाने का कार्य किया जाता है तो उसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि संपत्ति क्रय की गई है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। तो यह बताया गया है लोक सेवक के लिए कि अवैध रूप से संपत्ति खरीदना या बोली लगाना धारा 203 के तहत दंडनीय है। ठीक है। धारा 204 क्या कहता है? लोक सेवक का प्रतिरूपण करना। लोक सेवक का प्रतिरूपण करना धारा 204। देखिए, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के रूप में कोई विशिष्ट पद धारण करने का प्रतिरूपण करेगा तो वह कम से कम 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोई लोक सेवक का प्रतिरूपण करता है तो उसे 6 माह से 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब कोई विशिष्ट पद है, जैसे फर्जी पुलिस वाला बन गया, फर्जी कोई अधिकारी बन गया, अगर पकड़ा जाता है तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। धारा किसमें बताया गया है? धारा 204 में। धारा 205 क्या कहती है? कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। इस तरह के अपराध पर 3 माह की जेल या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 205 में। कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, यह धारा 205 में बताया गया है। धारा 211 लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना या जानकारी देने में चूक। यदि कोई लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना या जानकारी देने में चूक जाता है तो धारा 211A के तहत जो है उसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि कितनी, 1 माह, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 211 में बताया गया है लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना या जानकारी देने में चूक। धारा 212 कहता है झूठी सूचना देना। झूठी सूचना देना धारा 212 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देता है तो उसे धारा 212A के तहत साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 212 में बताया गया है छठी झूठी सूचना देना। झूठी सूचना देना धारा 212। धारा 213 लोक सेवक द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की विधिवत उपेक्षा किए जाने पर शपथ लेने या प्रतिज्ञान लेने से इनकार करना। धारा 213 में बताया गया है लोक सेवक द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की विधिवत अपेक्षा किए जाने पर शपथ लेने या प्रतिज्ञान लेने से इनकार करना। धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा पहुंचाएगा तो उसे 3 माह तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से 25,000 रुपये जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 221 में बताया गया है। कोई लोक सेवक है, उसके कृत्यों में बाधा डालेंगे अगर तो धारा 221 के तहत जो है 3 माह तक का कारावास और 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी लगाया जा सकता है। धारा 221 में बताया गया है। अब धारा 224 है लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई पुलिस अधिकारी को धमकी देता है कि तुमको जो है जान से मार दूंगा, ठीक है, तो उसको 2 वर्ष तक के जो है कारावास और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 226 क्या कहती है? विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या अवरुद्ध करने के लिए आत्महत्या का प्रयास। धारा 227 क्या कहती है? झूठे सबूत देना। झूठे सबूत देना धारा 227 है। धारा 228 झूठे सबूत गढ़ना। झूठे सबूत गढ़ना धारा 230 और झूठे सबूत देना धारा 227। धारा 228 क्या है? झूठे सबूत गढ़ना और झूठे सबूत देना धारा 227।
धारा 230 क्या कहती है? मृत्यु जो है दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। मृत्यु दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, यह धारा 230 में बताया गया है। धारा जो है 231 में क्या है? आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ना, यह किसमें बताया गया है? धारा 231 में। आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, यह धारा 231 के तहत दंड है। धारा 232 में क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह किसमें बताया गया? धारा 232 में। धारा 232 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाते हैं तो उसे कितनी सज़ा हो जाएगी? 7 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना दोनों से दंडित होगा। धारा 232 में बताया गया है। धारा 234 कहती है झूठा प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना। झूठा प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना, यह किसमें बताया गया? धारा 234 में बताया गया है। धारा 235 क्या है? ऐसे प्रमाण पत्र को सत्य मानकर उपयोग करना जो मिथ्या हो। यह धारा 235 में बताया गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र को सत्य मानकर उपयोग करना जो मिथ्या हो। धारा 239 कहता है सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने में जानबूझकर चूक। सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने में जानबूझकर चूक किया जाएगा तो धारा 239 के तहत दंडनीय है। धारा 242 क्या कहती है? वाद या अभियोजन में कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए मिथ्या प्रतिरूपण। ये धारा 242 में बताया गया है। वाद या अभियोजन में कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए मिथ्या प्रतिरूपण। अगला है धारा 246 न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करना। धारा 246 में क्या है? बेईमानी से झूठा दावा करना न्यायालय में। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ उत्पन्न करने के आशय से न्यायालय में कोई दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 246 में बताया गया है। धारा 248 में क्या बताया गया है? क्षति पहुँचाने के इरादे से अपराध का झूठा आरोप लगाना। क्षति पहुँचाने के इरादे से अपराध का झूठा आरोप लगाना किसमें है? धारा 248 में। धारा 254 में क्या बताया गया है? लुटेरों या डकैतों को शरण देने के लिए दंड। कोई लुटेरा है, डकैत है, ठीक है, उसको शरण देंगे तो उसके लिए दंड किसमें है? धारा 254 में। धारा 261 में क्या है? लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत से निकल भागना। लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत से निकल भागना, यह किसमें बताया गया है? धारा 261 में। यदि कोई लोक सेवक होते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का आरोप है या किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध है या जो विधिपूर्वक अभिरक्षा में है, उपेक्षापूर्वक ऐसे व्यक्ति को कारावास से निकल भागने देता है तो वह साधारण कारावास से जिसकी जो है अवधि 2 वर्ष तक के हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 261 में बताया गया है। धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा उसकी विधिपूर्ण गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना। धारा 262 में बताया गया है किसी व्यक्ति द्वारा उसकी विधिपूर्ण गिरफ्तारी में प्रतिषेध या बाधा डालना बताया गया धारा 262 में। धारा 267 में कहा गया है न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में बैठे किसी लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या कार्य में व्यवधान पैदा करता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह किसमें बताया गया है? धारा 267 में। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में बैठे किसी लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या कार्य में व्यवधान पैदा करता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। या न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपराध का व्यवधान दिया गया धारा 267 में।
धारा 268 जानबूझकर स्वयं को मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने पर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 2 वर्ष तक के बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 268 में बताया गया है। धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव। सार्वजनिक उपद्रव किसमें बताया गया? धारा 270 में। धारा 271 क्या है? यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षापूर्वक कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो धारा 271 में बताया गया है। धारा 272 क्या है? यदि कोई द्वेषपूर्ण ढंग से कोई कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह धारा 272 में बताया गया है। अगला देखते हैं धारा 273। यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा किसी परिवहन के साधन को क्वारंटीन की स्थिति में रखने के लिए या उन स्थानों के बीच जहां संक्रामक रोग व्याप्त है और अन्य स्थानों के बीच अंतरक्रिया को विनियमित करने के लिए बनाया गया है, किसी नियम की जानबूझकर अवज्ञा करेगा तो वह 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 273 में बताया गया है। धारा 274 क्या कहता है? विक्रय हेतु आश्रित खाद्य या पेय में मिलावट। कोई विक्रय हेतु आश्रित खाद्य या पेय उसमें मिलावट। धारा 274 बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति बेचे जाने वाले किसी खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करता है तो वह 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 274 में बताया गया है विक्रय हेतु आश्रित खाद्य पेय में मिलावट। धारा 275 क्या कहता है? हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री। यदि कोई व्यक्ति हानिकारक पेय पदार्थ की बिक्री करता है तो उसे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 275 में बताया गया है। धारा 276 औषधियों में मिलावट। औषधियों में मिलावट किसमें बताया गया? धारा 276 में। यदि कोई व्यक्ति औषधियों में मिलावट करता है तो उसे तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसमें बताया गया है? धारा 276 में, औषधि में मिलावट। धारा 277 कहता है मिलावटी औषधियों की बिक्री पर 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 277 में बताया गया कि मिलावटी औषधि हैं की बिक्री पर 6 माह तक के कारावास सकेगा। धारा 279 बताता है सार्वजनिक झरने या जलाशय का जल दूषित करना। कोई सार्वजनिक झरना है या जलाशय है उसको अगर दूषित करेंगे तो धारा 279 या 279 के तहत दंडनीय है। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक झरने पर जलाशय के जल को स्वेच्छा से दूषित या गंदा करेगा तो उससे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 280 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। ठीक है, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, यह किसमें बताया गया? धारा 280 में बनाया गया है। यदि कोई किसी स्थान के वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करेगा जिससे वह पड़ोस में रहने वाले या व्यापार करने वाले या सार्वजनिक मार्ग से गुजरने वाले सामान्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए तो उसे जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना यह धारा 280 में बताया गया है। धारा 281 कहता है सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना। यह बताया गया धारा 281 पे। यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन को किसी सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेज़ी से लापरवाही से चलाएगा कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो तो उसे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का बढ़ाया जा सकता है
या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बताया गया है धारा 281। सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना, तो ये धारा 200 जो है 81 के तहत दंडनीय है। धारा 285 सार्वजनिक मार्ग या नौ परिवहन मार्ग में खतरा या बाधा पहुंचाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 285 में। धारा 287 अग्नि या दहनशील पदार्थ के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण करने पर 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 287 में बताया गया है अग्नि या दहनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने पर 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 287 में। धारा 292 यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मामले में सार्वजनिक उपद्रव करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। धारा 292 बताता है यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मामले में सार्वजनिक उपद्रव करेगा जो इस उपद्रव द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। यह धारा 292 कहता है। धारा 293 क्या है? निषेधादेश के पश्चात भी उपद्रव जारी रहता है। कोई अगर आदेश जारी कर दिया गया कि उपद्रव नहीं है, उसके बाद भी उपद्रव जारी रहता है, तो अपराधी को 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 293 में कहा जाता है कि कोई आदेश देने पर भी उपद्रव जारी रहता है, तो धारा 293 के तहत जो है 6 माह तक दंड और 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 295 कहता है बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो ये धारा 295 में बताया गया है। धारा 296 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत गाथा या शब्द गाएगा, सुनाएगा, बोलेगा, तो वह जो है 3 माह तक के कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया है धारा 296 में। धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखने हेतु दंड। धारा 297 में बताया गया है लॉटरी कार्यालय रखने हेतु दंड। धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करने पर 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 298 में बताया गया है। ठीक है, धारा 294 देखते हैं। धारा 294 में क्या बताया गया है? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। ठीक है, बताया गया धारा 294 में अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। धारा 294 में धारा 300 क्या है? धार्मिक सभा में विघ्न डालना। यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान के प्रदर्शन में विधि पूर्वक लगे किसी जनसमूह में स्वेच्छा से विघ्न उत्पन्न करता है, तो वह उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया है धारा 300 में बताया गया धार्मिक सभा में विघ्न डालना। धारा 301 यदि कोई किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से या किसी व्यक्ति को धर्म का अपमान करने के आशय से या जानते हुए कि उससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है, किसी पूजा स्थल या किसी समाधि स्थल या अंतिम संस्कार के लिए मृतकों के अवशेषों को रखने के लिए अलग रखे गए किसी स्थान में अत्याचार करेगा, तो वह 1 वर्ष तक के कारावास से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो धारा 301 में बताया गया है। धारा 303 बताया गया है चोरी जो बताई गई है धारा 303 में। यदि कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से किसी चल संपत्ति को
उस व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी से ले लेता है तो वह चोरी करता हुआ माना जाएगा। धारा 303 में बताया गया है। धारा 304 क्या है? झपटमारी या छीनना। यह धारा 304 में है, झपटमारी। चोरी करना, छीनना या चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति जब्त करता है या सुरक्षित रखता है तो छीन लेता है, तब वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है आपका? झपटमारी। ठीक है। अगला क्या है? धारा 304 का 2। यदि कोई व्यक्ति छीना झपटी जैसे आपराधिक कृत्य करेगा तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 305। आवास गृह या परिवार के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानों में चोरी करता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उन स्थानों में क्या शामिल हैं? किसी भवन, तंबू, जलयान जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, या जो है माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन का, या माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन साधन से किसी वस्तु या माल का, या किसी पूजा स्थल में मूर्ति या चिन्ह का प्रयोग, या सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति का, तो यह सब धारा 305 में बताया गया है। धारा 308 क्या है? उद्यापन। धारा 308 क्या है? उद्यापन, जबरन वसूली। यह धारा 308 में बताया गया है। धारा 309 में क्या है? लूट है। देखिए, सभी डकैती में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली होती है। यदि चोरी जो करने के लिए चोरी करते समय या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयास करने में अपराधी ऐसे उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति, सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल क्षति या तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो ऐसी चोरी डकैती मानी जाएगी। यदि अपराधी भयभीत व्यक्ति की उपस्थिति में उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखाकर जबरन वसूली करता है और ऐसे भय दिखाकर भयभीत व्यक्ति को तत्काल जबरन वसूली गई वस्तु का सौंपने के लिए उत्प्रेरित करता है तो ऐसी जो है जबरन वसूली जो है डकैती मानी जाएगी। धारा 310 क्या है? डकैती। धारा 310 में डकैती के बारे में बताया गया है और धारा 309 में लूट बताया गया है। धारा 310 का ए, जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयत्न करते हैं तो वह ऐसा प्रयत्न करने या सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लूट करता है कहा जाता है। धारा 310 का 2, जो कोई लूट करेगा उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जो है जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 का 2। धारा 310 का 3। धारा 310 का 3, यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हो ऐसी डकैती करते समय हत्या कर दें तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह धारा 310 का 3 में बताया गया है। धारा 310 का 4, इसमें क्या बताया गया है? यदि कोई व्यक्ति डकैती करने की कोई तैयारी करेगा और वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 310 का 5 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक हो उसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी
दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 का 6 कहती है यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के गिरोह का सदस्य है जो आदतन डकैती करने के उद्देश्य से अपनी सहभागिता निभाता है, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो धारा 310 का 6 कहता है कोई आदतन डकैती करता हो तब। धारा 311 क्या है, मृत्यु या घोर चोट पहुंचाने के प्रयत्न सहित लूट या डकैती करने पर कम से कम 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा। धारा 312 क्या कहता है, घातक हथियार से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयास करना। देखिए, यदि लूट या डकैती करने का प्रयास करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से लैस है तो ऐसे अपराधी को कम से कम 7 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, 312 में बताया गया है कि घातक हथियार से लैस है, ठीक है, और ऐसे अपराधी को क्या होगा, कम से कम 7 वर्ष की सज़ा होगी। धारा 313 क्या कहता है, लुटेरों आदि के गिरोह से संबंधित होने के लिए कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 313 कहा जाता है जैसे कोई लुटेरा है आदि उसके साथ गिरोह से संबंधित हैं तो कठोर कारावास जो होगा 7 वर्ष तक का हो सकेगा, या धारा 313 में बताया गया है। धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। धारा 314 बताया गया है संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। यदि कोई किसी चल संपत्ति का बेईमानी से गबन करेगा या उसे अपने उपयोग में ले लेगा, उसे कम से कम 6 माह की सज़ा और 2 साल तक की सज़ा, मतलब 6 महीने की कैद और 2 साल की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग है, धारा 314 में है। धारा 316 क्या है, आपराधिक विश्वासघात। आपराधिक विश्वासघात किसमें है, धारा 316 में है। धारा 318 क्या कहती है, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी किसमें है, धारा 318 में। धारा 323 क्या कहती है, संपत्ति का बेईमानी या कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। यदि व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की कोई संपत्ति छिपाएगा या घटाएगा या बेईमानी से कपटपूर्वक उसे छिपाने का या हटाने में सहायता करेगा तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 323 कहता है संपत्ति का बेईमानी या कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 325 क्या कहता है, पशु को मारने या विकलांग करने की कुचेष्टा। पशु को मारने या विकलांग करने की कुचेष्टा। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने द्वारा कुकृत्य करेगा, उसे 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 325 में बताया गया है। धारा 325 पशु को मारने या विकलांग करने की कुचेष्टा बताई गई है। धारा 326 चोट, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत। चोट, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत किस में है, धारा 326 में है। धारा 327 क्या कहता है, रेल, वायुयान, डेक युक्त जलयान या 20 टन भार वाले जलयान को नष्ट करने या सुरक्षित बनाने के आशय से की गई शरारत, या किस में बताया गया, धारा 327 में। 327 का एक कहता है, 327 का एक बताता है यदि कोई व्यक्ति किसी रेल, वायुयान, डेग युक्त जलयान या 20 टन या उससे अधिक भार वाले किसी जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कोई कृत्य करेगा तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, या किसमें है, धारा 327 का 1 में। धारा 327 का 2 कहता है यदि कोई व्यक्ति अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा धारा 327(1) में वर्णित कुकृत्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा तो वह आजीवन कारावास से जो 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडनीय होगा। यह धारा 327 में के 2 में बताया गया है। धारा 330 क्या है, गृह अतिचार या गृह सेंधमारी। ठीक है, गृह अतिचार या गृह सेंधमारी किसमें बताया गया, धारा 330 में। ठीक है, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, धारा 330 में बताया गया है। धारा 331 क्या है, गृह अतिचार और गृह सेंधमारी के लिए दंड।
धारा 30 में क्या है, गृहतिचार और गृह सेंधमारी है, और उसके लिए दंड किस में है, धारा 331 में। धारा 332 क्या कहता है, अपराध करने के लिए गृहतिचार करने पर दंड। और धारा 333 क्या है, यदि कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने या किसी व्यक्ति को सदोष रोकने या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या हमला करता है तो उसे कितना 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह धारा 333 कहता है कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने के आशय से। धारा 336 क्या है, जालसाजी है। जालसाजी है किसमें, धारा 336। जो कोई जालसाजी करेगा उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। धारा 336 में बताया गया जालसाजी। धारा 351 क्या है, आपराधिक धमकी। आपराधिक धमकी किसमें है, धारा 351 में। धारा 352 क्या है, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जानबूझकर अपमान करता है और उसके उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग होती है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 352 में कहा गया है शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 352। अगला देखते हैं धारा 355, नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार करने पर साधारण कारावास से जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। यह धारा कितनी है, धारा 355 में कहा गया है। धारा 356 क्या है, मानहानि। मानहानि इसमें बताया गया धारा 356 में। यदि कोई व्यक्ति बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा किसी भी रीति से किसी व्यक्ति के संबंध में कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिसका आशय उस व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाने का है तो वह माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति की क्या है, मानहानि करता है। देखिए नोट क्या है, यदि किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन या मानहानि की कोटि में आ सकेगा, किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की यदि वह जीवित होता ख्याति को हानि पहुंचाता हो तथा उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों को भी भावना को ठेस पहुंचाने का आशय रखता हो, तब जो है यह माना जाएगा। किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। वैकल्पिक रूप से या व्यंग्यात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया लांछन मानहानि के बराबर हो सकेगा। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाने वाला तब तक नहीं कहा जाता है जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है दूसरों की दृष्टि में उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को नीचा न कर दे या उसकी जाति या व्यवसाय के संबंध में उसके चरित्र को नीचा न कर दे या उस व्यक्ति की साख को कम न कर दे या साख या विश्वास न करा दे कि वह उस व्यक्ति का शरीर घृणित अवस्था में है या ऐसी अवस्था में है जिसे सामान्यतः अपमानजनक माना जाता है। मानहानि में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात जो सत्य हो लांछन करना मानहानि नहीं है। यदि वह लांछन लोकहित के लिए लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना हो तो वह लोकहित के लिए है या नहीं, यह तथ्य पर प्रश्न है। किसी न्यायालय की कार्यवाही की या किसी ऐसी कार्यवाही के परिणाम की सारता सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक चेतावनी देना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिसे वह दी जा रही है या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिससे उस व्यक्ति के हित बद्ध हैं या लोक भलाई के हों, तब यह मानहानि नहीं मानी जाएगी। धारा 356(2) क्या कहता है, धारा 356(2) क्या है, यदि कोई किसी अन्य की मानहानि करेगा तो उसे 2 वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने से
या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। यह धारा 356(2) में बताया गया है। धारा 356(3) क्या है? यदि कोई व्यक्ति या जानते हुए कि कोई मानहानि की कोई सामग्री किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है और वह उसे मुद्रित या उत्कीर्ण करे तो वह 2 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 356(3) में बताया गया है। अगला है धारा 356(4). यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानि कारक विषय हो या जानते हुए बेचेगा या बेचने के लिए प्रतिस्थापित करेगा कि उसमें ऐसा विषय हो सकता है जिससे 2 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह बताया गया धारा 356(4) में। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरी धाराएं ख़त्म कर ली हैं। इतनी इंपॉर्टेंट धाराएं थी, 356 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बीएनएस आपका ख़त्म हो गया है। अब कुछ एमसीक्यू करेंगे और ये जो है कंप्यूटर का जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। बीएनएस का पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा और कंप्यूटर का भी जो है हम क्लास लेके जल्दी आएंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं और देखिए सब यूपीएसआई में आए हुए हैं। फिर जो है हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार डैश के साथ दंडित किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा? 3 महीने के कैद और जुर्माना दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगी इसमें कौन सा? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हो जाएगा डी वाला। धारा जो है 124 से। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो धारा 124A, क्योंकि ये पिछली बार आया था तो आईपीसी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हैं। सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपये तक बढ़ सकता है? तो कितने रुपये तक बढ़ सकता है? 200। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत यह हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? तो चौथा बताना, सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, नपुंसकता, गर्भ का कारण या एक अस्थि की संधि च्युति। तो चौथा का कौन सा राइट हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात का कारण। आईपीसी के अनुसार एक ठग को डैश का दंड दिया जाएगा, जुर्माने से 3 महीने तक की कैद से, आजीवन कारावास और जुर्माने से या 6 महीने तक की कैद से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, आजीवन कारावास और जुर्माने से। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दंड जो है के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग डैश द्वारा किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक सत्र न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मजिस्ट्रेट द्वारा। सातवां है, जब डैश व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तब आईपीसी के तहत उसे डकैती की घटना मानी जाएगी, तब आईपीसी था, अब बीएनएस हो जाएगा। तो बाकी सब सेम रहेगा। तो कितने, 5 या अधिक? तो 7 वाला कौन सा हो जाएगा? 7 या 5 या अधिक हो जाएंगे। ठीक, कम से कम 5 होने चाहिए। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा डैश के तहत दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो पिछली बार जो आया था तो ये पूछा गया था। तो धारा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, धारा 326B। वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे डैश कहा जाएगा? तो लिंग विश्लेषण, डेटा क्लोनिंग, कालानुक्रमित प्रलेख, चेन ऑफ कस्टडी या पुनरावृत्ति खोज। तो 9वां का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमित प्रलेख यानी चेन ऑफ कस्टडी। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की डैश के तहत दी गई थी, उसमें तब धारा थी और अब किस में धारा है लोक सेवक की, आपको बताना है कमेंट करके, भी आपने पढ़ा है।
तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 21 थी। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक जो है कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिख कर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो डैश के तहत दे सकता है यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा 11 वाला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्यास्त के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी के तहत दंडनीय सजा है कितने साल की? तो 12 वाला कौन सा हो जाएगा? तो राइट हमको बताना है 12 वाला आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास। 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा 13 है, डैश के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। तो इसमें जो केस है ये आपको देखना है। तो 13 का हो जाएगा बी वाला, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान, ऑप्शन नंबर बी। जो कोई भी डैश से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है, अपहरण करने वाला कहा जाता है। तो किसमें हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। देखिए 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर संधि के तहत नरसंहार को डैश के रूप में नहीं माना गया जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए राजनीतिक अपराध। तो ये जो आईपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन थे और बीएनएस के मैं अपडेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आपको कराऊंगा। ठीक है, ये आपको बस ये पढ़ाने के बाद मैंने सोचा करा दें ताकि जो प्रीवियस आए थे उससे आप परिचित हो जाएं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बीएनएस पार्ट खत्म हो चुका है, अब अगला जो है पार्ट आएगा बीएनएसएस। ठीक है, उसके भी मैं सारी धाराएँ आपको ऐसे ही करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।